We have come across the third unit of biology now and as usual इसकी भी शुरुआत हम यूनिट के डिस्क्रिप्शन से ही करेंगे. The cell theory emphasized the unity underlying the diversity of forms, and this unity lies under the cellular organization of all life forms. एक्चुअली सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी लाई नहीं करती है. हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन तीन चीज़ें होती हैं जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग बींग्स के. द फर्स्ट वन वाज मेटाबॉलिज्म, देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन कॉन्शियसनेस. तीनों चीज़ें होती हैं दैट डिफाइंस द यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स. यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइफ फॉर्म्स हैं, उनमें ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं. यहाँ सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात इसलिए की गई है क्योंकि इस चैप्टर में आप कहीं भी मेटाबॉलिज्म या फिर कॉन्शियसनेस नहीं देखेंगे. इवन इन द एंटायर 11th-12th बायोलॉजी कहीं भी आपको मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस के बारे में डिटेल में आएगा ही नहीं. ये आगे आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे इनके बारे में. यहाँ सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के को इसलिए बताया गया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप जानते हैं तीन चीज़ें होती हैं जो यूनिटी डिफाइन करती हैं डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स में. तो ये सेल थ्योरी है जो बताती है कि डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स यानी तरह तरह के जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं हमारे वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, प्लांट से लेके माइक्रोब से लेके एनिमल्स तरह तरह के होते हैं. ये डाइवर्सिटी होती है, हमने देखा था लिविंग वर्ल्ड में. इन सब में एक कॉमन चीज़ है, यूनिटी है. क्या है? सभी सेल्स से मिलके बने होते हैं एंड ये बताती है हमें सेल थ्योरी. ये पहला पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का, दैट ऑल और ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. तो सिर्फ ये सेल थ्योरी बताती है, इसलिए डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स में यूनिटी सेल थ्योरी बताती है. एंड यूनिटी का रीज़न क्या है, कोज क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. Cell theory has also created a sense of mystery around living phenomena, that is physiological and behavior processes. यहाँ पे वो लिविंग फिनोमिना को फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस बोल रहा है. एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसने पहले बता दिया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे बाकी दो को भी इंक्लूड किया गया है. फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस मींस मेटाबॉलिज्म एंड बिहेवियर प्रोसेसेस मींस कॉन्शियसनेस. यही तो हमने पढ़ा था ना लिविंग वर्ल्ड के अंदर. द रिस्पॉन्स और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंजिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसी को तो कॉन्शियसनेस बोलते हैं. तो बिहेवियरल प्रोसेसेस हुआ कॉन्शियसनेस. तो ये दो तीन चीज़ें तो हमें पता ही थी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो सेल थ्योरी ने एक मिस्ट्री क्रिएट कर दी, ये बोल रहा है. ये क्या मिस्ट्री है ये आपको पता लगेगा जब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को डिटेल में, जब सेल थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट पढ़ेंगे, विच सेज दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. अब ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहाँ से आई ये नहीं बता रही है सेल थ्योरी, इसलिए ये एक मिस्ट्री क्रिएट कर रही है. This mystery was the requirement of integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated or observed. अब यह पॉइंट समझने के लिए आपको थोड़ी हिस्ट्री का पता होना चाहिए. सेल थ्योरी आई थी 1855 में. ये डाटा आपको गिवन है जहाँ पे सेल थ्योरी गिवन है आगे नेक्स्ट पेजेस में इसी चैप्टर के अंदर. और एस एल मिलर एक साइंटिस्ट थे, एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट. उन्होंने अराउंड 100 साल के बाद, आई थिंक 1953 के अराउंड था, आपको ये डेट्स नहीं याद रखनी है, सिर्फ ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि सेल थ्योरी के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे लिविंग फिनोमिना को ऑब्जर्व करने के लिए, यानी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. तो दिस mystery set by the cell theory was the requirement for the integrity of cellular organization. यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किन चीज़ों से इंटीग्रेट करके बनती है, यानी लिविंग फिनोमेना कैसे जनरेट होता है. ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ना एस एल मिलर ने, ये इसीलिए ही हो पाया क्योंकि सेल थ्योरी पहले आ चुकी थी. उसने ये मिस्ट्री क्रिएट कर दी थी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहाँ से आती हैं, और तभी तो साइंटिस्ट को ये ज़रूरत महसूस हुई कि लिविंग फिनोमिना को डेमोन्स्ट्रेट किया जाए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाया जाए कि किस चीज़ से कंसिस्ट करती है वो, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स हैं,
किस किन के इंटीग्रेशन से वो बनती है। मैं आपको बता दूं कि एसल मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने पाया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं एज इंटीग्रेटेड फॉर्म इन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिटेल में हम वहाँ देखेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि सेल थ्योरी ने जो मिस्ट्री क्रिएट की थी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की, ये ज़रूरी थी for the living phenomena to be demonstrated by the scientist over time in that we will study in the evolution chapter। सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट है जो हमें पढ़ना है वहाँ पे डिटेल में, ये एसल मिलर का ही है। In studying and understanding physiological and behavior processes, one can take physico-chemical approach and use cell-free system to investigate। तो ये जो फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस मींस मेटाबॉलिज्म, ये डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है सेल फ्री सिस्टम में यानी इन विट्रो। ये हमने लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी देखा था, क्योंकि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है कॉन्शियसनेस भी यानी बिहेवियर प्रोसेसेस भी, तो ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है सेल फ्री सिस्टम में। ये आपको इस पॉइंट में बताया गया है। दिस अप्रोच अनेबल्स अस टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेसेस इन मोलिक्यूलर टर्म्स। द अप्रोच इज एस्टेब्लिश्ड बाय द एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यूज फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इट विल टेल अस व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यही चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करी थी एसल मिलर ने। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खोजे थे उन्होंने जो बना सकते हैं, प्रोक्रिएट कर सकते हैं लाइफ को, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। And this approach is consisting of two words, physico-chemical. Physico stands for physiology, means study of living organisms, but studying for what? It is for chemicals। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बता रही है ये इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फिजियोलॉजी मीन्स फिजिको, और केमिकल्स बता रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बता रही है, इसलिए केमिकल। तो ऐसे होगी ये फिजिको केमिकल अप्रोच। And in the next stage, one can ask the question, what are these compounds doing inside a cell and in what way they carry out gross physiological processes? In other words, what is the molecular basis of all physiological processes? तो ये जो हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड पता लगाए हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये फिजियोलॉजी को कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। फिजियोलॉजी मींस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, ईटीसी, कैसे इनको अफेक्ट करते हैं ये कंपाउंड्स। दिस मस्ट बी द थिंग दैट वी शुड इन्वेस्टिगेट फर्दर, बिकॉज अगर हमने ये पता लगा लिया कि नॉर्मली इनका क्या फंक्शन होता है, देन विल आल्सो बी एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेसेस दैट अकर ड्यूरिंग डिजीज्ड कंडीशंस। तो इनकी एक्सेस और इनकी शॉर्टेज के कारण कौन सी डिजीज हो सकती है ये भी हम पता लगा लेंगे अगर नॉर्मली इनका फंक्शन हमें पता लग जाएगा फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर। This physico-chemical approach to study and understand living organism is called reductionist biology। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की डेफिनेशन पिछली यूनिट के डिस्क्रिप्शन में भी आई थी, मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। इट इज़ द अप्रोच टू स्टडी और डिफाइन द प्रोसेसेस दैट आर प्रेजेंट एट द हायर लेवल फ्रॉम द कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट एट अ लोअर लेवल। तो ये मोटी मोटी डेफिनेशन थी रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की। यहाँ भी हम वही कर रहे हैं फिजिको केमिकल अप्रोच के अंदर। देखिए ये डिस्क्राइब करती है वेरियस प्रोसेसेस, द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन मोलिक्यूलर टर्म्स, मोलिक्यूल्स के टर्म्स में। देखिए पहले मोलिकुलर लेवल होता है, वो कंबाइन करके बनता है सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू, और बाद में जाके सबसे ऊपर ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, फिर ऑर्गेनिज्म आता है। ऑर्गन सिस्टम्स कैरी आउट करते हैं प्रोसेस। देखिए डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये ऑर्गन सिस्टम्स के काम है ना। तो ऑर्गन सिस्टम कितना हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और मोलिक्यूलर लेवल कितना लोअर है। तो लोअर लेवल को स्टडी करके इनकी टर्म्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं हम वेरियस प्रोसेसेस को विच आर कैरिड आउट बाय ऑर्गन सिस्टम्स। दिस इज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी एंड फिजिको केमिकल अप्रोच हैंस कैन बी कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। नाउ दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। अगर नहीं हो रहा तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी आपको देखनी चाहिए। पिछली यूनिट के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया, एंड इसका जिक्र आता है फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी एज इट इज़ ये नाम नहीं आता है, लेकिन इसके बारे में बताया गया है।
how interaction among the components at a lower level results in emergent properties at a higher level, ऐसे करके इसका डिस्क्रिप्शन आता है वहाँ पे। तो यहाँ हमने कंप्लीट किया द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस यूनिट एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सेल के चैप्टर को ये लिंक कर रहा है एवोल्यूशन से। नाउ द साइंटिस्ट ऑफ दिस यूनिट जी.एन. रामाचंद्रन, तो इनको भी हम वैसे ही याद रखेंगे जो हमने पिछली यूनिट्स के साइंटिस्ट के साथ किया था। हमने लर्न किया था अर्नस्ट मेयर को द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज से। ये दो चीज़ें थी जो कि जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ है वो लिविंग वर्ल्ड में स्पीशीज़ का एक पैराग्राफ आता है, तो लिविंग वर्ल्ड से एसोसिएटेड है अर्नस्ट मेयर, ऐसे हमने याद रखा था। और उसके बाद आते हैं कैथरीन इसाऊ जो कि मॉर्फोलॉजी एसोसिएटेड थी साइंटिस्ट, एंड उन्होंने अनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स ये बुक लिखी थी। और अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आता है सेकंड यूनिट से, सो इसे हमने याद रखा था। सेकंड यूनिट से वो साइंटिस्ट एसोसिएटेड है। यहाँ पे है जी.एन. रामाचंद्रन। अब इन्होंने रिसर्च की थी इन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स एंड ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन भी इन्होंने दिया था। कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स है, तो ये प्रोटीन्स के बारे में यानी कोलाजन्स और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बता रहे हैं। एंड बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आप पढ़ते हैं ये प्रोटीन्स और इसके तरह के दूसरे कंपाउंड्स मोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स। तो इससे आप याद रखेंगे कि सेल जो हमारी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है इससे एसोसिएटेड साइंटिस्ट है जी.एन. रामाचंद्रन। He was the founder of Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers। तो मद्रास में ये स्कूल था, ये आपको याद नहीं रखना है। सिर्फ इतना याद रखिए कि ये फाउंडर थे एक स्कूल के जो कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स के बारे में था। ये जो वर्ड है कन्फर्मेशन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, जो क्लास 11 का चैप्टर है, क्लास 12th चैप्टर है, उसमें आते हैं कन्फर्मेशंस ऑफ ईथेन। तो कन्फर्मेशन क्या होती है? ये बॉन्ड्स की अरेंजमेंट होती है 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर है। तो ये वहाँ देखेंगे हम। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स के फाउंडर थे जी.एन. रामाचंद्रन। His discovery of the triple helical structure of collagen पब्लिश्ड इन नेचर। तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है कोलाजन की, आपको याद रखना है। देखिए ABC, सी तीसरा अल्फ़ाबेट होता है ना, और कोलाजन सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे आप याद रखेंगे ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है कोलाजन की। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डीएनए की स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होती है, तो उससे कंफ्यूज ना कर जाएं आप। एंड नेचर बुक में इसको पब्लिश किया गया था। तो लीनस ने जो बुक पब्लिश की थी, लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा था, आई डोंट थिंक सो लिविंग वर्ल्ड था या प्लांट किंगडम था, इन दोनों में से एक था। सिस्टमा नेचरे वो बुक थी, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो रामाचंद्रन की बुक थी नेचर और इनकी वो लीनस की थी सिस्टमा नेचर, ये दोनों एक साथ आपको याद रखना है। And his analysis of allowed conformations of proteins through the use of Ramachandran plot rank among the most outstanding contribution in structural biology। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आ भी चुका है, नीट 2019 में आया हुआ है, एंड जो बाद में हुआ था ओडिशा पेपर उसमें आया था ये। दैट रामाचंद्रन प्लॉट का यूज़ क्या होता है? तो इट इज़ यूज टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ये उसका करेक्ट ऑप्शन था। तो इन्होंने क्योंकि एक पूरा स्कूल खड़ा कर दिया था फॉर द कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स, इसलिए इनको ऑनर देने के लिए ये नाम दिया गया रामाचंद्रन प्लॉट, जिसका इस्तेमाल किया जाता था कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को सॉल्व करने के लिए, फाइंड करने के लिए। Linus Pauling has his publications on alpha helix and beta sheet structures। तो ये आपको याद रखना है कि रामाचंद्रन मिले थे लीनस पाउलिंग से, ये आपको याद नहीं रखना है। लीनस पाउलिंग की पब्लिकेशंस थी अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर्स से, ये आपको याद रखना है। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, ये दोनों स्ट्रक्चर्स प्रोटीन की होती हैं, प्रोटीन्स की टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती हैं बेसिकली।
ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए लीनस में एल आई आता है और हेलिक्स में भी एल आई आता है, तो एक ये इसे याद रखना है। और बीटा प्लीटिड है ये, इसका पूरा नाम बीटा प्लीटिड शीट। तो प्लीटिड में पी आता है और पाउलिंग में भी पी। तो लीनस पाउलिंग ने ये दो स्ट्रक्चर दी थी, ये नाम आपको ऐसे याद रह जाएगा, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर्स। सिर्फ इतना आपको इस डिस्क्रिप्शन में से याद रखना है जो मुझे लगता है एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। नाउ विल स्टार्ट विद द एक्चुअल चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एक इनएनिमेट मैटर के पास, यानी जो नॉन लिविंग होता है, जो चीज़ नहीं होती, इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है, दिस वी नो वेरी वेल। इनएनिमेट मैटर में वो नहीं पाई जाती। All organisms are composed of cells. Those which are composed of a single cell are called unicellular organism, while that those composed of many cells are multicellular. तो quite a simple definition, you must have already known this. फिर भी मैंने मार्क कर दिया क्योंकि क्या पता ये भी किसी को ना पता हो, तो रिस्क न लेते हुए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। यूनी का मतलब होता है वन और मल्टी का मतलब होता है मैनी। What is a cell? Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. तो independent living सिर्फ तभी होगी जब सेलुलर स्ट्रक्चर होगी। ये हमने बहुत ही बार बार पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर, दैट एक सेल तो कम से कम होनी चाहिए अगर किसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको बोलना है। मेटाबॉलिक रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी। सेल फ्री सिस्टम जो था उसमें एक भी सेल नहीं थी, सेल फ्री सिस्टम था, इसलिए उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते। ये हमने बहुत अच्छे से देखा था वहाँ पे। सो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट अनश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, उसको लिविंग बोल ही नहीं सकते आप। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए एटलीस्ट एक सेल तो होनी ज़रूरी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही कर पाएगा ये। एंड अगर वो लिविंग है तो फंक्शंस ऑफ लाइफ तो वो परफॉर्म करेगा ही, तभी वो लिविंग रह पाएगा। इसी सेल को बोला जाता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बाहर से, जो छोटी से छोटी स्ट्रक्चर जो कंट्रीब्यूट कर रही है उस बड़ी स्ट्रक्चर को, उसको सेल बोला जाता है। तो दैट्स हाउ इट्स स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड फंक्शन मींस जो कुछ भी आपको बाहर से बड़े बड़े फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है, वो छोटे से छोटे लेवल पे जो चीज़ परफॉर्म करती है उससे नीचे जो पॉसिबल नहीं है, दैट इज सेल। तो दैट्स हाउ इट्स इज फंक्शनल यूनिट आल्सो। So the smallest thing that is associated with the structures and functions that a living organism perform is the cell. अब आप बोलेंगे कि पीछे हमने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड हमने डिस्कवर किए थे केमिकल, जो केमिकल्स जिसको बोला था टिश्यू के अंदर से, लिविंग टिश्यूज़ के अंदर, वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके फंक्शंस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। लेकिन वो अगर उन मॉलिक्यूल्स को सीधे छोड़ दिया जाए एक इन विट्रो ट्यूब के अंदर, सेल फ्री सिस्टम के अंदर, तो उसको लिविंग नहीं बोलेंगे भाई, भले ही वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो। लिविंग होने के लिए सिंगल सेल तो होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना लिविंग नहीं बोल सकते। इसलिए तो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है वो सेल ही है। अकेले वो मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं कर सकते, उनको लिविंग बोला ही नहीं जा सकता। एंटोन वॉन ल्यूनहॉक फर्स्ट साइंस डिस्क्राइब्ड अ लिव सेल। तो यहाँ पे ज़रूरी आपको याद रखना है लिव सेल है ये, एल से ल्यूनहॉक और एल से लिव सेल, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एंड या यू आर राइट, डेड सेल किसी और ने डिस्कवर की थी फर्स्ट टाइम, इसलिए लिव सेल यहाँ पे लिखा गया जो कि इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो ब्राउन के एंडिंग में एन आता है और न्यूक्लियस के स्टार्टिंग में, तो इससे आप याद रखेंगे ब्राउन ने डिस्कवर किया था। एक्चुअली इसको याद रखने का एक और तरीका है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था दैट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड नहीं एक्चुअली,
हाँ, शायद रदरफोर्ड ही था जिन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने देखा तो आर से रदरफोर्ड और वहाँ से उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। आर से रॉबर्ट, तो यहाँ से आप याद रखेंगे इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया यहाँ पे। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड लेटर इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ अ सेल। तो आगे इसी चैप्टर में आप देखने वाले हैं कि सेल का साइज माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी माइक्रोमीटर की रेंज में। तो उसकी स्ट्रक्चरल्स डिटेल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत होगी, उसके बिना तो नहीं बताया जा सकता उसके बारे में कुछ भी। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का इन्वेंशन हुआ तभी हम स्ट्रक्चरल डिटेल्स खोज पाए सेल की, ऐसा ये लाइन बता रही है, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस नाउ टू यू। Next topic is cell theory. Schilden, a German botanist, examined a large number of plants and observed all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant. तो cells बनाती हैं tissues, ये हमको ऑलरेडी पता है। एंड प्लांट्स में एक ही टाइप की सेल्स नहीं होती, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, ये भी हम जानते हैं अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है कि कौन है जिन्होंने ऐसा बताया था, ये दोनों चीज़ें तो हमें पता है। शील्डन थे जो कि एक बोटैनिस्ट हैं। बोटैनिस्ट जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं। जोलॉजिस्ट जो एनिमल्स की स्टडी करता है उसको बोलते हैं। तो शील्डन वाज बोटैनिस्ट एंड ही टोल्ड दिस थिंग दैट plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant. कुछ लोग इसको स्क्लैडन भी प्रोनाउंस करेंगे इस नाम को। इट डजेंट मैटर, आप कुछ भी प्रोनाउंस करें, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नाम था ये। तो स्क्लैडन के अंदर डी आ रहा है, तो इससे आप याद रखेंगे उसने बताया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो कि एक प्लांट्स जिनसे बना होता है, तो डिफरेंट डी से आता है और स्क्लैडन में डी आता है, तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे। एट द सेम टाइम अब जो दूसरा साइंटिस्ट आएगा, जोलॉजिस्ट है जो, वो स्वान है उसका नाम, और अभी एस से स्टार्ट होता है। तो ये दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं, इससे आप याद रखेंगे सेम टाइम के अराउंड स्वान ने भी बताया था। ये ज़रूरी है याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो स्वान, a British zoologist, studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की थी? स्वान ने की थी। ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से। एनिमल सेल्स की आउटर लेयरिंग होती है, ये आप जानते ही हैं। अब सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल्स में, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट होगी। ये नाम भले ही ना दिया हो स्वान ने, क्योंकि बाद में लिखा है ना टुडे नोन एज, उसको बाद में पता लगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, लेकिन थिन आउटर लेयर होती है, सेल वॉल नहीं होती है एनिमल्स में, ये स्वान ने बताया था। तो डिस्कवरी का क्रेडिट इनको ही जाएगा। इवन सेल वॉल जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है उसकी भी डिस्कवरी का क्रेडिट इनको ही जाता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होती है एनिमल्स की, एनिमल सेल्स की, और प्लांट सेल्स की होती है सेल वॉल। ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। तो प्लांट्स की सेल वॉल के भी बारे में इसी ने बताया था। एंड ये दो साइंटिस्ट हैं, ये आप इनमें कंफ्यूज ना हो जाएं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल की डिस्कवरी के पीछे किसका हाथ है। तो इसे आप याद रखिए, स्वान से सयाना ये साइंटिस्ट स्क्लैडन से सयाना था, इस स्वान नाम से याद रखेंगे। इसने ज़्यादा चीज़ें बताई ना, उसने सिर्फ एक चीज़ बताई दैट प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। डी आता है स्क्लैडन में और डिफरेंट में डी आता है। इस और सेल्स टिश्यू फॉर्म करते हैं, ये तो हम ऑलरेडी जानते थे। उसने मेन चीज़ ये बताई कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, सेम नहीं है। स्वान ने दो तीन चीज़ें बताई हैं, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होती है एनिमल सेल्स की, और प्लांट सेल्स की सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट ये, और तीसरा प्रपोजिशन भी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो ये वो ऐसा इसलिए बोल पाया क्योंकि प्लांट टिश्यूज और एनिमल सेल्स उसने स्टडी किए थे। सेल्स तो उसने स्टडी किए ही थे, जो
दूसरे प्रोडक्ट थे, यानी प्रोडक्ट क्या हुए यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये सेल प्रोडक्ट्स हुए। सेल के अलावा जो कुछ भी होता है सेल में वो सेल प्रोडक्ट ही होता है, जो प्रोड्यूस करती है, सीक्रेट करती है जो सेल, वो सेल प्रोडक्ट्स हुए। तो क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में इन्होंने बताया था, यानी सेल प्रोडक्ट्स के बारे में, इसलिए ये प्रपोजिशन कर पाए स्वान दैट एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी कंसिस्ट होती हैं, कंपोज होती हैं इन सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। शील्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी फॉर्मुलेट इन्होंने एक साथ की थी टुगेदर। इसका कारण ये है कि प्लांट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होती हैं, ये स्वान ने नहीं बताया था, स्केल्डन ने बताया था। तो इसलिए एक इन्फॉर्मेशन क्योंकि स्केल्डन ने दी थी, इसलिए बोथ ऑफ दिस टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। This theory, however, did not explain how new cells were formed. Rudolf Virchow first explained the cells divided and new cells are formed from pre-existing cells, omnicellula, e-cellula. तो ये कुछ दूसरी लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश से अलग है। ओमनीसेलुला, ई सेलुला मीन्स नई सेल्स अराइज करती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ओमनिस का मतलब न्यू होता हुआ, ओमनी सेल्स मीन्स न्यू सेल्स, ई सेलुला मीन्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से वो ओरिजिनेट करती हैं। तो ये स्टेटमेंट दी थी रुडोल्फ वर्चोव ने, ये आपको याद रखना है। एंड रुडोल्फ में भी ओ आता है और वर्चोव में भी ओ आता है, इससे आप याद रखेंगे। ओमनिस सेलुला, ओ जो कि ओ से स्टार्ट हो रहा है। तो जो सेल थ्योरी की कमी रह गई थी कि वो नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी कि नई सेल्स बनती कैसे हैं, तो पुरानी ही सेल्स से बनती हैं नई सेल्स। ये कमी पूरी की रुडोल्फ विर्क्योव ने, बहुत ही सिंपल बात बताई, ये भी नहीं पता थी स्क्लेडन और स्वान को। So he modified the hypothesis of Scladden and Swan to give cell theory a final shape. तो सेल थ्योरी एज इट इज़ अंडरस्टूड टुडे इज, ये दोनों पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। दिस स्टेटमेंट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय स्केल्डन एंड स्वान एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये ओमनी सेलुला, ई सेलुला दी थी रुडोल्फ वर्क्योव ने। तो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड द सेल थ्योरी एज इट इज़ अंडरस्टूड टुडे। Now the next paragraph gives us an overview of the cell, means overall किन किन components से cell मिलके बनी होती है, ये आपको ये paragraph बताएगा। A typical plant cells has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it is the cell membrane। तो outermost cell wall होती है प्लांट सेल में, सेलुलोजिक होती है, ये भी हम जानते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है। एंड उसके इनसाइड होती है सेल मेम्ब्रेन। The cells of human cheek have an outer membrane as delimiting structure of the cell। तो ह्यूमन चीक क्योंकि एक एनिमल सेल्स होती है और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो सेल मेम्ब्रेन डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर यानी आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर हुई सेल की, एनिमल सेल्स में, ह्यूमन चीक के अंदर की जो सेल्स होंगी। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये आपको आगे पता लग जाएगा जहाँ पे स्ट्रक्चर डिस्कस की गई है न्यूक्लियस की। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है ये, और डेंस होती है ये भी आपको याद रखना है। एंड ये हमने पढ़ा भी था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर कि ऑल द मास ऑफ द न्यूक्लियस एटम इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर सारा मास भरा होता है, इसलिए न्यूक्लियस डेंस होता है। ये आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी जानते हैं, तो डेंस होता है न्यूक्लियस, ये आपको ऐसे याद रह जाएगा। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटीरियल DNA। तो क्रोमोसोम कंटेन करते हैं DNA को, ये स्टेटमेंट सही है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। सारे जितने क्रोमोसोम होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सब टुगेदर जब कंबाइन करते हैं देन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड DNA इज फॉर्म्ड। जैसे कि हम एग्जांपल लें ह्यूमन बींग्स का, तो 46 क्रोमोसोम्स एक DNA को कंटेन करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्रोमोसोम्स के अंदर DNA यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, ये तो सही है,
लेकिन हर एक क्रोमोसोम के अंदर पूरा पूरा डीएनए पाया जाता है ऐसा नहीं है। ऐसे ये स्टेटमेंट आप जानते भी होंगे, डीएनए की लोकेशन क्या होती है सेल के अंदर। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर एज सेल दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। तो ये तो हमने देखा ही था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भी कि यूकैरियोटिक, यू मीन्स न्यू एंड कैरी, न्यू यू का मतलब ट्रू होता है मीन्स, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ट्रू न्यूक्लियस वही होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो यहाँ क्योंकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड है तो इसलिए इनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोट्स में प्रीमिटिव न्यूक्लियस होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, इसलिए इनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plants and animals. Various chemical reactions occur in the cell to keep it in living state. तो केमिकल रिएक्शंस अक्कर करती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें प्लेंटी ऑफ वाटर पाया जाता है। यही वो एरिया होता है सेल का जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर होता है, एंड वाटर एक बढ़िया मीडियम की तरह एक्ट करता है फॉर द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसलिए यहाँ होती हैं वो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग स्टेट में रखती हैं एक सेल को। ऑफ कोर्स मेटाबॉलिज्म की ही बात कर रहा है ये बाय सेइंग केमिकल रिएक्शंस। इट इज़ द मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि सेलुलर एक्टिविटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनेल्स इनसाइड ए सेल, वो यहीं पाए जाते हैं सारे साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है इस, ये भी आपको इससे ही क्लियर हो रहा होगा। फ्लूइड तो इसमें मोस्ट ऑफ द फ्लूइड तो वाटर ही होगा, ये एक्चुअली आने वाला है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। 70 to 90% ऑफ द सेल इज वाटर ओनली, ये मोस्ट अबंडेंट केमिकल होता है। तो फ्लूइड होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, इसमें वाटर्स होगा। और सेमी फ्लूइड इसलिए बोला क्योंकि इसमें ऑर्गेनेल्स भी तो पाए जाते हैं सेल्स को जो कंस्टिट्यूट करते हैं। तो ऑर्गेनेल्स तो सॉलिड होते हैं, तो इसलिए सेमी फ्लूइड है क्योंकि इसमें फ्लूइड भी पाया जाता है और सॉलिड्स भी, इसलिए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है ये। सेमी फ्लूइड है ये, सेमी सॉलिड नहीं है क्योंकि ज़्यादा इसमें फ्लूइड यानी वाटर पाया जाता है। फ्लूइड क्योंकि ज़्यादा इसलिए सेमी फ्लूइड इसको बोला है। Besides the nucleus, eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called organelles like ER, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies and vacuoles। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं इनसाइड अ सेल, यूकैरियोटिक सेल, एंड ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, ये हमने पीछे देखा उनकी सेल्स की, मेम्ब्रेन बाउंड इनमें न्यूक्लियस होता है। तो ऑर्गेनेल्स भी सारे मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, एंड दीज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यहाँ पे होती ही नहीं है ऑर्गेनेल्स के पास मेम्ब्रेन। एडवांस फीचर होता है ये प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन, तो इसे ऐसे आप याद रख सकते हैं, इसलिए यूकैरियोट्स में ही होता है। एंड इन सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में आगे आने वाला है, तो यहाँ डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है इनके बारे में। द राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स वेदर इट बी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो राइबोसोम्स अगर आप जानते हो तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। प्रोटीन्स तो सभी ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं ना। सारी की सारी स्ट्रक्चर जो फॉर्म होती हैं किसी भी सेल के अंदर, वो प्रोटीन से ही तो मिलके बनी होती हैं। सबसे पहले एमआरएनए में इंफॉर्मेशन होती है जो कि डिकोड करी जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन से, तो वही फिर स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। तो इसलिए प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं, इसलिए दोनों टाइप के सेल्स में पाए जाने चाहिए राइबोसोम्स। मेन बात यहाँ पे है कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। रीज़न ये है कि काफ़ी छोटा होता है। राइबोसोम की स्ट्रक्चर इज़ वेरी स्मॉल, तो इसको चाहिए ही नहीं कोई मेम्ब्रेन बाउंड की कंडीशन, कोई ऐसी कि मेम्ब्रेन बेसिकली उन ऑर्गेनल्स में पाई जाती हैं जहां लेन देन होता हो सब्सटेंसेस का। आप देखेंगे मेम्ब्रेन का काम ही यही होता है, आयंस या मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज का काम करती है मेम्ब्रेन। तो यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं होती उसकी, तो इसलिए इनमें नहीं पाई जाती राइबोसोम्स में।
within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within two organelles, chloroplast in plants and mitochondria and on rough ER means rough endoplasmic reticulum, ये आगे आने वाला है। तो यहाँ पे उसने बोला कि दो ऑर्गेनल्स में और पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अलावा, लेकिन गिनवा दिए उसने तीन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईआर। तो तीन इसलिए आपको दिख रहे हैं क्योंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ प्लांट्स में ही पाया जाता है। जो इन जनरल दो ऑर्गेनिल हैं तो सभी ऑर्गेनिज्म में है, सभी ऑफ कोर्स ऑर्गेनिज्म में है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है और रफ ईआर। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, इसकी जगह उनमें मीजोजोम पाए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यूकैरियोट्स की बात हो रही है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर पे पाए जाते हैं, तो ये दो जो चीज़ें हैं ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर पे पाए जाते हैं राइबोसोम से। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में क्योंकि होते हैं इसलिए यहाँ पे दो ही ऑर्गेनेल लिखे गए हैं, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि इन जनरल होगा, सब में पाया जाएगा प्लांट्स और एनिमल्स में। Animal cells contain another non-membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division। तो सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है। स्पिंडल अपरेटस ये क्रिएट करता है, ये हम सेल साइकिल में भी देखने वाले हैं। राइबोसोम के साथ इसका नाम राइमिंग हो रहा है, राइबोसोम सेंट्रोजोम पीछे से। तो इसे ऐसे आप याद रखें कि ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लेकिन ये सिर्फ पाया जाता है एनिमल सेल्स के अंदर, प्लांट्स में ये नहीं होता। तो आगे हम देखेंगे कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, जैसे सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है, वैसे प्लांट्स में एब्सेंट होता है ये सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। तो ये आगे भी आने वाला है। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल्स ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया कैन बी ऑफ लेंथ 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे कुछ लेंथ्स दी हुई हैं, साइजेस डिफरेंट सेल्स के, आपको याद रखने हैं। बैक्टीरिया का साइज होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर, या आप इसके नाम से याद रख सकते हैं। देखिए बैक्टीरिया नाम के अंदर 8 आपको अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इससे आप याद रखेंगे 3 से 5 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, 3 और 5 8 होते हैं, तो इससे आपको ये याद रह जाएगा। और जो सबसे छोटा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के साइज़ की रेंज दी जा रही है आपको, 3 माइक्रोमीटर का सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, उससे भी 10 गुना छोटा होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आप जानते हैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हमने देखा था। तो सबसे छोटा जो रेंज है बैक्टीरिया की उससे भी 10 गुना छोटा है माइकोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। एंड इसका रीज़न आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा हमने देखा था सेकंड चैप्टर में कि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो सेल वॉल कुछ तो कंट्रीब्यूट करती है ना साइज में, तो इसलिए सबसे छोटा जो बैक्टीरिया उससे भी 10 गुना छोटा होता है, ये ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ओस्ट्रिक। तो यहाँ पे आइसोलेटेड वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग आइसोलेटेड तो होता ही है, ओस्ट्रिक से अलग होता है ना, ऑर्गेनिज्म से अलग, दैट्स वाई आइसोलेटेड है। और सिंगल सेल तो होता ही है यार। एग आप जानते हैं स्पर्म और एग होते हैं गैमेट्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, तो ये सिंगल सेल्स ही होते हैं ना गैमेट्स, तो इसलिए एग है ये, तो ये सिंगल सेल होगा, ऐसे आप याद रखेंगे। इवन दो यहाँ जो एग है ये कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, स्पर्म और एग जो ओवम होता है फीमेल्स में, उनका कॉम्बिनेशन है ये, क्योंकि इसके अंदर से ऑर्गेनिज्म अराइज करेगा। तो ये डिप्लॉयड होता है, सेल होती है लेकिन डिप्लॉयड सेल है, जैसे जाइगोट होता है। तो है ये सिंगल सेल ही, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड भी मैंने आपको बता दिया, लार्जेस्ट होती है सिंगल आइसोलेटेड सेल। यहाँ पे देखिए नर्व सेल्स उन्होंने दी हुई है, इसका डायग्राम, ब्रांच एंड लॉन्ग। तो लॉन्ग तो ये भी होती हैं, ब्रांच सेल्स भी, लेकिन क्योंकि ये एसोसिएटेड होती हैं एक ऑर्गेनिज्म में दूसरी सेल्स के साथ, इसलिए एसोसिएटेड फॉर्म में सबसे बड़ी होती हैं नर्व सेल्स। यहाँ पे आइसोलेटेड सेल की बात की जा रही है, इसलिए ओस्ट्रिक होगी, तो ऐसे आपको याद रखना है ये। Among multicellular organisms, human blood RBCs are about 7 micrometer in diameter।
तो ह्यूमन वर्ड एंड कर रहा है एन के साथ, और 7 भी एन के साथ एंड करता है। तो इससे आप याद रखेंगे 7 माइक्रोमीटर साइज होता है, डायमीटर होता है ह्यूमन आरबीसी का। एंड माइक्रोमीटर में साइजेस आ रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं सेल को, इसलिए माइक्रोमीटर में ये सारे साइजेस हैं। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। अब यहाँ देखिए, अगर इन जनरल आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी होती हैं, तो वो नर्व सेल्स आएंगी। अगर उसने ये वर्ड एसोसिएट कर दिया है आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी बड़ी है, सबसे लार्जेस्ट है, तो वो ओस्ट्रिक होगी। तो नर्व सेल्स क्योंकि ग्रुप्स में अक्कर करती हैं, तो इन जनरल ये होती हैं लॉन्गेस्ट। ये मैंने डिफ्रेंशिएट करना बता दिया आपको। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। एंड इसको मैंने मार्क इसलिए नहीं किया है क्योंकि आप जानते ही हैं यूजुअली सेल्स शेप में बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे भी कितने सारे डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं सेल्स के, एंड इन जनरल आप जानते भी हैं, इसलिए मैं ऐसे पॉइंट्स को अवॉइड करता हूँ मार्क करना जो कि बहुत ऑब्वियस होते हैं, जनरल होते हैं। दे मे बी डिस्क लाइक, पोलीगोनल, कोलमनार, क्यूबॉइड और थ्रेड लाइक एंड इवन इररेगुलर। तो डिस्क लाइक हो सकती हैं सेल, इसका एग्जांपल ऊपर है देखिए, राउंड एंड बाई कनकेव। तो आरबीसी की शेप डिस्क लाइक है, इसको बाई कनकेव भी बोल सकते हैं। एंड पॉलीगोनल होती हैं, ये आप जानते हैं, अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमने देखा था कि पैरेन्काइमा सेल्स पॉलीगोनल हो सकती हैं, इनकी शेप होती है पॉलीगोनल, ये हमने वहाँ देखा था। कोलमनार और क्यूबोइडियल एपिथेलियम सेल्स होती है, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। थ्रेड लाइक हो सकती है, थ्रेड लाइक ऊपर देखिए नर्व सेल्स, ये थ्रेड लाइक ही होती हैं, ब्रांच्ड। एंड सेल्स इररेगुलर भी हो सकती हैं कि उनकी शेप बताई ही नहीं जा सके कैसी है। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। तो कितनी इंटीमेट रिलेशन होती है बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन दैट द सेल परफॉर्म। ये अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपने पढ़ा है अगर चैप्टर, तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। तो अब इन सारी सेल्स के स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। आरबीसीज राउंड एंड बाई कनकेव होती हैं, दिख रहा है इनके स्ट्रक्चर से। अमोइबॉइड शेप होती है डब्ल्यू बी सीज की, ये आपको पता लगेगा इन द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो 18 चैप्टर है इस बुक का, उसमें आप पाएंगे कि सबसे पहले तो ये डब्ल्यू बी सीज इम्यून सिस्टम में हेल्प करती हैं, यानी अमोइबॉइड होती हैं क्योंकि इनकी मूवमेंट अमीबा के जैसी होती है, इररेगुलर शेप होती है बेसिकली। अमीबा की भी हमने देखा था, जो प्रोटिस्टा का मेंबर होता है उसकी शेप प्रोटोजोन्स में आता है बेसिकली, उसकी शेप इररेगुलर होती है, तो उसी को अमोइबॉइड किया गया है। इनकी जो मूवमेंट होती है डब्ल्यूबीसीज की, उसको भी इसीलिए ही अमोइबॉइड मूवमेंट कहा जाता है ना। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में देख भी चुके हैं, लॉन्ग एंड नैरो होती है, यही कैरेक्टरिस्टिक इनका वहाँ भी बताया गया था। नर्व सेल्स ब्रांच्ड होती हैं, आपको दिख रही है ब्रांचिंग, यहाँ पे कितनी ब्रांचेस बनी हुई हैं, और लॉन्ग तो होती ही हैं, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। अगर आइसोलेटेड वर्ड ना मेंशन किया जाए, आइसोलेटेड आ गया तो एगोनोस्ट्रिक हो जाएगा। ट्रैकिड इलोंगेटेड होती है, ये भी अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आता है। और मेसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल होती हैं, ये आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है अनाटमी फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ आता है मेसोफिल सेल्स का जिक्र। बेसिकली लीव्स में पाई जाती है मेसोफिल सेल्स, एंड इनका जो ग्राउंड सबस्टेंट है वो दो टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइडेड था, पॉलीसेड एंड स्पोंजी पैरेन्काइमा। स्पोंजी होती है, राउंड एंड ओवल शेप उनकी, ये हमने लर्न भी किया था कैसे इसको देखना है कि कौन सी टाइप ऑफ सेल की क्या स्ट्रक्चर होती है वहाँ पे अमंग पॉलीसेड एंड स्पोंजी पैरेन्काइमा। तो अब प्रोकैरियोट्स की सेल्स के बारे में वो बता रहा है 8.4 सेक्शन। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी मीन साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। तो ये तीनों तो आप देख ही आ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। पीपीएलओ आपके लिए नया हो सकता है, प्लूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो न्यूमोनिया एक डिजीज है विच इज़ कॉज्ड बाय टू बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दिस यू स्टडी इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। तो न्यूमोनिया क्योंकि डिजीज कोज की जाती है एक बैक्टीरिया के द्वारा,
तो पीपीएलओ प्लूरोनुमोनिया एक प्रोकैरियोटिक सेल होगा, ये आपको याद रखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये ऑब्वियस है, अगर सेल छोटी होगी तो डिवाइड करने में उसको उतना ही कम समय लगेगा अपने जैसी एक और सेल्स बनाने में, यानी दे विल मल्टीप्लाई मोर रैपिडली बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज। The four basic shapes of bacteria, this we have seen in biological classification also. मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे किस शेप को याद रखना है, तो दोबारा नहीं करेंगे इसको। बैसिलस रोड लाइक होती है, कोकस स्फेरिकल, वाइब्रियो कोमा शेप्ड एंड स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड। The organization of prokaryotic cells is fundamentally similar, even though prokaryote exhibits a wide variety of shapes and functions. तो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती हैं कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में, एंड फंक्शंस उनके वाइड होते हैं, ये हमने वहाँ भी देखा था। इनमें prokaryotic cells are simple in shape and complex in function, most extensive, इनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है न्यूट्रिशन में, ये भी हमने वहाँ देखा था। तो उसी लाइन को सिर्फ यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है कि वाइड वैरायटी यानी डाइवर्सिटी इनमें पाई जाती है। तो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ये अगले पेज पर बताया गया है। Prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma। तो mycoplasma में एबसेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। तो फ्लूइड मैट्रिक्स होती है साइटोप्लाज्म, दिस वी नो ऑलरेडी। एंड ध्यान दीजिए यहाँ पे फ्लूइड मैट्रिक्स बोला गया है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स नहीं बोला गया। तो सेमी फ्लूइड वहाँ पे इन जनरल बोला गया जो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी तो एक ही किंगडम है, उसके अलावा 4 और किंगडम्स होती हैं ना, प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया तक, या एनिमल किंगडम। तो 4 होती हैं अलग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए वैलिड है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है साइटोप्लाज्म। सेमी फ्लूइड किसकी वजह से, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की वजह से, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ क्योंकि ऐसे कुछ ऑर्गेनेल्स पाए ही नहीं जाते ज़्यादा कर, तो फ्लूइड ही होता है साइटोप्लाज्म का एरिया, इसलिए फ्लूइड मैट्रिक्स यहाँ पे उसको बोला जाता है, जा सकता है साइटोप्लाज्म को। देर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब वेल डिफाइंड वो होगा जिसकी बाउंड्रीज डिफाइंड की गई होंगी न्यूक्लियस की, यानी मेम्ब्रेन होगी उसके अराउंड, क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन पाई ही नहीं जाती, इसलिए इनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। जेनेटिक मटीरियल इज बेसिकली नेक्ड नॉट एनवल्व बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो नेक्ड जेनेटिक मटीरियल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। तो ये पहली बात, तो एक ही क्रोमोसोम होता है इनके जीनोमिक डीएनए के अंदर। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल, तो इसलिए क्रोमोसोम ही उनमें सिंगल ही पाया जाता है। दूसरी बात, सर्कुलर होता है ये आपको ऐसे याद रह जाएगा क्योंकि इनमें जो दूसरा डीएनए पाया जाता है, एक दूसरा भी होता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, डीएनए नहीं होता बेसिकली ये, या डीएनए स्मॉलर डीएनए, मेन डीएनए नहीं होता, उसके अलावा होता है ये दूसरा। तो ये भी सर्कुलर होता है, एंड ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो आपकी स्ट्रक्चर भी दिखने वाली है इसकी। तो इससे आप याद रह जाएगा कि मेन डीएनए भी इनमें जीनोमिक डीएनए भी सर्कुलर ही होता है। Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA। तो सबसे पहले तो मैनी बैक्टीरिया लिखा है यहाँ पे, यानी कि सब बैक्टीरिया में ये पाया जाए प्लाज्मिड ऐसा नहीं है, एंड ये आप देखने भी वाले हैं। प्लाज्मिड कन्फर करता है कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ये सब बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, केवल कुछ ही में पाया जाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है, जैसे कि ई कोलाई है, उसके अंदर नहीं होता रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, मीन्स उसमें प्लाज्मिड है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि सभी में नहीं होता, मैनी लिखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, क्योंकि अच्छी बात है ये फिनोटिपिक कैरेक्टर रेजिस्टेंस कर रहा है एंटीबायोटिक, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम बैक्टीरिया में होता है, लेकिन सब में नहीं होता। यहाँ पे मैनी है, ये याद रखिए। और स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। ये हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के अंदर, कि इस प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया से इसको निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में
बेसिकली उसका डीएनए फ्यूज किया जाता है इसके साथ और फिर बैक्टीरिया में ही इसको दोबारा डाल दिया जाता है। मीन्स इसको निकाल सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर से और इसको दोबारा डाल सकते हैं। अगर सर्कुलर डीएनए के अंदर ही होता ये जो मेन जीनोमिक डीएनए, तो निकालना पॉसिबल ही नहीं था ना, उसके बाहर होना चाहिए तभी आसानी से निकाल सकते हैं इसको। सो दैट्स व्हाई इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए and these small DNA are called plasmid. They confer certain phenotypic characters to such bacteria, for example resistance to antibiotics. तो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स कन्फर करता है यानी देता है बैक्टीरिया को, बेसिकली देता जीनोटिपिक कैरेक्टर्स ही है ये आप देखने वाले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, दैट जीन्स से ही सारे फिनोटिपिक यानी एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर्स अराइज करते हैं। तो जीन्स में के कारण ही जो प्लाज्मिड्स में होती हैं कैरेक्टर्स अराइज करते हैं, उन्हीं को फिनोटिपिक कैरेक्टर्स बोला जाता है। एंड ये आपने पढ़ लिया जो एक्चुअल कंसेप्ट है, लेकिन अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको भी याद रखना ज़रूरी है। पी से प्लाज्मिड और पी से यहाँ पे फिनोटिपिक कैरेक्टर लिखा है, क्योंकि कंसेप्ट ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो एज इट इज़ आपको याद होना चाहिए, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो कंसेप्ट भी ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए। द डीएनए इज़ यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। तो ये है वो फिनोमिना जो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं बेसिकली, एंड एज द नेम सजेस्ट इसमें रिकम्बाइन किया जाता है ये प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया विद द फॉरेन डीएनए। फॉरेन मीन्स दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ कंबाइन किया जाता है, रिकम्बाइन, और फिर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन देखी जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ दैट कंबाइंड प्लाज्मिड जो कि कंबाइन किया जाता है फॉरेन डीएनए के साथ, उसका ट्रांसफ़र बैक्टीरिया के अंदर, उसको बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एंड फिनोटिपिक कैरेक्टर्स उस बैक्टीरिया के चेंज हो जाते हैं, इससे मॉनिटर करते हैं हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इन दैट बैक्टीरिया। तो इसके डिटेल्स आएंगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर्स में, इतना ही जानना काफ़ी है आपके लिए अभी के लिए। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि राइबोसोम क्यों ज़रूरी होता है प्रोकैरियोट्स में भी। तो सिर्फ एक ही चीज़ है, ऐसा एक ही ऑर्गेनेल कॉमन है जो पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में और प्रोकैरियोट सेल्स में, इट इज़ राइबोसोम्स। बाकी आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस भी तो पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, भले ही दूसरे टाइप को, तो एग्जैक्टली वैसा ही नहीं पाया जाता ना। राइबोसोम्स एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं, सेम, कोई कुछ भी चेंज नहीं होता राइबोसोम्स में एज कंपेयर टू द राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोट्स। तो न्यूक्लियस में तो क्योंकि डिफरेंस होते हैं, एक में मेम्ब्रेन बाउंड एक में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, एग्जैक्टली सेम नहीं है ना, सिर्फ राइबोसोम ही है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। तो ये इंक्लूजन आगे आने वाला है, इंक्लूजन्स बॉडीज, बेसिकली ये स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए यूज़ करता है बैक्टीरिया। यूनिक होता है क्योंकि आपको कहीं यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। आप स्ट्रक्चर भी देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों की, यूकैरियोट्स की कहीं भी इंक्लूजन बॉडी नहीं है, इसलिए यूनिक होता है दिस फीचर टू प्रोकैरियोट्स। अ स्पेशलाइज्ड differentiated form of cell membrane called mesosome is characteristic of prokaryotes। तो मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोजोम पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, उसका फंक्शन कैरी आउट करता है इनसाइड प्रोकैरियोट्स। एंड दिस इज डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन ओनली, दे आर एसेंशियली इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग हो जाती है, मुड़ के फिर दोबारा साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाती है सेल मेम्ब्रेन, जिसे जो अरेंजमेंट बनती है दिस ड्यू टू दिस डिफरेंशिएशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसको मीजोजोम बोलते हैं। एंड स्पेशलाइज्ड होती है ये, डेफिनेटली आप देखने वाले हैं कि इसके कई सारे स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं, तो डेफिनेटली स्पेशलाइज्ड तो ये होती ही है। एंड ये आपको तरीका इसका याद रखना चाहिए कि इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है, ये स्ट्रक्चर बनती कैसे है। Now the cell envelope and its modification
मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स, एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स में कोई फ़र्क ही नहीं होता, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया इसलिए। हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवल्प, तो आप देखने वाले हैं 3 स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है, यानी कॉम्प्लेक्स तो ये होता ही है। It consists of tightly bound 3-layered structure, outermost glycocalyx followed by a cell wall and then plasma membrane। तो ये हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था कि जब सीक्वेंस होता है एक फ्लावर के अंदर डिफरेंट फ्लोरल वॉल्स का, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम, कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट होता है। तो इससे आप याद रखेंगे ग्लाइकोकैलिक्स है इन तीनों लेयर्स में सबसे आउटर मोस्ट। इसके बाद सेल वॉल आती है और उसके नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो आपको प्लांट्स से भी पता है, प्लांट में भी यही अरेंजमेंट होती है, पहले सेल वॉल फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Although each layer of the envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit। तो अलग अलग जब ये तीनों को देखा जाता है तो तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, दे हैव डिस्टिंक्ट फंक्शंस, जो कि हम आगे देखने भी वाले हैं। इनके फंक्शंस डिटेल्स में बताए गए हैं। लेकिन अगर इन तीनों को आप एक साथ देखना चाहें तो दे एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट्स हैं। एंड ये यहाँ से भी क्लियर हो रहा है, इट इज़ टाइटली बाउंड, तीनों एक साथ काफ़ी मजबूती से प्रेजेंट होती हैं। दे आर टाइटली बाउंड, रीज़न यही है कि दे एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट आल्सो। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स on the basis of differences in cell envelopes and the manner in which they respond to staining procedure developed by Gram। तो ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं कि जो सेल एनवेलप है डिफरेंट बैक्टीरिया में वो डिफरेंट होता है, एंड इसी के कारण जो ग्राम ने साइंटिस्ट ने एक स्टेन डिस्कवर किया था, प्रिपेयर किया था, उसको रिस्पोंड करते हैं डिफरेंटली ड्यू टू डिफरेंस इन देयर सेल एनवलप्स ओनली। दोज दैट टेक अप द ग्राम स्ट्रेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव, एंड जो नहीं लेते उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। तो ग्राम ने एक स्टेन बनाया था और जिस बैक्टीरिया ने वो ले लिया यानी उसके साथ रिएक्ट कर गया तो वो ग्राम पॉजिटिव हो गया, और जिसने नहीं लिया वो स्टेन वो ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम गुस्सा हो गया उस बैक्टीरिया से जिसने स्टेन वो नहीं लिया, इतने प्यार से उसने वो स्टेन तैयार किया था, तो जिस बैक्टीरिया ने नहीं लिया उसको नेगेटिव बोल दिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। और सेल एनवलप की बात की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट सेल एनवलप होता है इसलिए ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेल वॉल नहीं है, सेल एनवलप है, सेल एनवलप एज अ होल। एंड ये आप कॉमनली भी पता लगा सकते हैं, देखिए सेल वॉल नीचे की स्ट्रक्चर होती है एक बैक्टीरिया के अंदर, सबसे आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होती है। तो अगर स्टेन प्रिपेयर किया है ग्राम ने और बैक्टीरिया को रिएक्ट करवाना है तो सबसे आउटर मोस्ट से रिएक्ट करेगा ना, सबसे पहले तो लेयर होगी तो ग्लाइकोकैलिक्स से करेगा अगर करना होगा तो यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, सेल एनवलप है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर होना होगा लेयर तो ग्लाइकोकैलिक्स होनी चाहिए, और ऐसा होता भी है। देखिए ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप की होती है, एक स्लाइमी लेयर और कैप्सूल। स्लाइमी लेयर क्योंकि लूज शीट की बनी होती है तो उसमें से स्ट्रेन को पास होना यानी रिएक्ट करवाना आसान होता है। कैप्सूल थिक और टफ होता है इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भी आप बोल सकते हैं कि दो टाइप ऑफ बैक्टीरिया बने, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप की होती है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अगर लूज शीथ बना रही है तो इसको स्लाइम लेयर बोलेंगे, एस से शीथ और एस से स्लाइम लेयर। स्लाइम वैसे आप जान भी रहे होंगे फ्लूइड नेचर को इंडिकेट कर रहा है, और लूज शीथ है अगर ये तो फ्लूइड ही होगा, तो दैट्स वाई स्लाइम लेयर। और थिक एंड टफ है अगर ग्लाइकोकैलिक्स तो इसको कैप्सूल बोलते हैं। ये आप अल्टरनेटिवली भी याद रख सकते हैं। और पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर कॉकरोच में एग्स जो एनकेस्ड होते हैं जिन कैप्सूल के अंदर उनको ऊथेगा बोला जाता है। तो कैप्सूल्स के अंदर है एग, अगर प्रोटेक्शन दे रहा है एग को तो टफ ही होगा वो, तो कैप्सूल टफ होता है, वहाँ से आपको याद हो जाएगा कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की फॉर्म होती है कैप्सूल, इट इज़ थिक एंड टफ। The cell wall determines the shape of the cell and provides strong structural support, prevent bacterium from bursting or collapsing। तो ये आप पढ़ने वाले हैं, आई थिंक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर है।
जहाँ पे ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की कंडीशन होती है। अगर बैक्टीरिया किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया जाए तो उसके अंदर का वाटर निकल जाएगा और उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में चला जाएगा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया जाएगा तो उसके अंदर वाटर घुस जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर अगर वाटर उसके अंदर घुस गया तो बर्स्ट या कोलैप्स हो सकता है ना बैक्टीरिया। तो जो चीज़ उसको प्रिवेंट करती है कोलैप्सिंग या बर्स्टिंग से, उसको सेल वॉल बोलते हैं। एंड ये हम देखने भी वाले हैं ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में कि जो प्रेशर बिल्डअप होता है किसी प्लांट सेल के ऊपर वाटर के आने से, वो सेल वॉल के अगेंस्ट ही होता है। एंड यही प्रिवेंट करती है प्लांट सेल को भी बर्स्टिंग करने से। तो बैक्टीरिया को भी यही प्रिवेंट करेगी। आप वहाँ से आप जब वो पढ़ेंगे ये तो याद हो जाएगा। The plasma membrane is selectively permeable in nature and interacts with the outside world। तो ये जो ऊपर वाली दोनों लेयर्स थी ये पूरी तरह से परमिएबल होती हैं। जो नीचे ये थर्ड लेयर आई है ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी ये सेलेक्ट करती है आयंस और मॉलिक्यूल्स को जिनको आना जाना होता है फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड सेल। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड।